बहुत इजी है, अभी तो शुरुआत हुई है ना। सो आगे आगे आपको पता चलेगा कि यस, थोड़ा सा वैसे फाउंडेशन भी डिफिकल्ट एग्जाम है आज की तारीख में। हम लोग तो सीपीटी पास आउट है, तो बस टिक ही करना होता था, लेकिन आप लोग तो बढ़िया लिख कर आते हैं, सो उससे फर्क पड़ता है। यस, बट इंटर में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो तो अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड फर्स्ट ग्रुप का आई थिंक यही सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें अगर फेल होना है तो भी इसमें है। अदरवाइज अगर इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो फर्स्ट ग्रुप में पास करने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आशीष सर ने आप लोगों को, हाँ, वैसे जो हम लोग, मैंने जिसको बेसिक पढ़ाया, तो हम ऑलमोस्ट हम लोगों ने 2 दिन के अंदर बहुत कुछ कवर किया। लास्ट में आशीष सर ने कहाँ एंड किया है? सेक्शन 4 पे मेरे को पढ़ाना ना, सेक्शन 4 से। एक्चुअली इसके पहले वो बता दिया सारा, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, कितने सेक्शंस होते हैं, शेड्यूल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब हो गया। ओके, एक काम, सेक्शन 1 पढ़ाया सर ने आपको, है ना? सेक्शन 1 भी हो गया आपका, ठीक है। तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन 1 नहीं पढ़ा था, तो एक बार सेक्शन 1 में मैं पढ़ा देता हूँ, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सेक्शन 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। सो नोट्स बना रहे हैं आप लोग? भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, नोट्स आपको मिलेंगे, है ना, यू विल गेट दी नोट्स, डोंट वरी, है ना। हियर इज दी, मतलब प्रिंटेड भी रखे हुए हैं, कोई इशू ही नहीं नोट्स में। प्रॉब्लम ये है कि अपने हाथ से नोट्स बना लोगे ना, मजा आ जाएगा। मैं मॉड्यूल की एक एक बात, नोट्स की एक एक बात, जो भी है आपकी कॉपी बनवा दूंगा, आप ये मान के चलिए। कॉपी बन गई, आपको खुद को पता है कि अपनी हैंडराइटिंग में आपने लिख रखा है, अपने हिसाब से आपने लिख रखा है ना, एग्जाम में रिवाइज करना बहुत आसान होगा, ठीक है। बहुत आसान होगा, तो थोड़ी मेहनत लगेगी, है ना? आप उसको नोट्स बनाइएगा, मेरे साथ में आप बना सकते हैं। एंड दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। इनकम टैक्स एक्ट 1961। नहीं नहीं, सेम कॉपी बेटा, सेम कॉपी रखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो आशीष सर की कॉपी है वो कॉपी सेम रखिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961, टोटल कितने सेक्शंस है? 298 सेक्शंस है, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर वो क्या होगा, कि 80C ना 80 ट्रिपल सी ना सीसीडी करके ऐसे कितने सेक्शन हो जाएंगे? 750, 750, 780, ऐसे कुछ क्या रहेंगे दोस्तों, इनकम टैक्स में सेक्शंस है। कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? 23। और कितने शेड्यूल्स है? 14 शेड्यूल्स है ना? कितने शेड्यूल्स है? एक्चुअली 13 चैप्टर्स हमको पढ़ना है, मतलब आपके इंटर लेवल पे कितने चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने होते, और शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 से। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 के अंदर बहुत सिंपल सी बात लिखी इनने। इनने कहा द नेम ऑफ द एक्ट, द नेम ऑफ द एक्ट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। नहीं, आप है ना, थेरी प्रैक्टिकल सब एक जगह, मतलब जैसे मैं अगर कोई सेक्शन पढ़ाऊंगा तो उसकी थेरी है, तो प्रैक्टिकल भी उसके साथ में ही हम करेंगे, एक ही कॉपी रखी है, अलग अलग कॉपी नहीं, परेशान नहीं करना है अपने को। बेटा सेक्शन 1 ने क्या कहा पता है? बहुत ही सिंपल है। सेक्शन 1 ने कहा कि इस एक्ट का नाम क्या होगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961, है ना। नाम 1961 क्यों हुआ? क्योंकि ये पास कब हुआ था? 1961 में। 1961 में बिल आया होगा, लोकसभा राज्यसभा में क्या मिली होगी? अप्रूवल मिली होगी, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया होगा, तो बिल क्या बन गया होगा? एक्ट। लेकिन दोस्तों ये 1961 में तो आया, लेकिन ये एप्लीकेबल 1961 से नहीं हुआ, इन 1962 से, है ना। तो सेकेंड बात जो इस सेक्शन ने कही, इट बिकेम applicable, it became applicable from the year 1962, ठीक है। एप्लीकेबल कब से हुआ? 1962 से, ठीक है, पुरानी बात है। इसके बाद इनकम टैक्स सब जगह पूरे इंडिया में अप्लाई होता है दोस्तों, हाँ, तो यस, तो तीसरी बात है, इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल, इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल
टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वैसे देखो जम्मू एंड कश्मीर पे तो जो आर्टिकल 370 लगता था अब तो हट गया, अब तो अपने ही स्टेट में ही आता है। लेकिन जब ये आर्टिकल 370 भी था ना दोस्तों, तब भी ना इनकम टैक्स वहां पे एप्लीकेबल होता था, क्योंकि हमारी फोर्सेस वहां पर क्या करती थी, उनकी उनकी रक्षा करती थी, जम्मू कश्मीर की रक्षा करती थी, तो कुछ रेवेन्यू वहां से मिलना सरकार के लिए जरूरी है। तो इनकम टैक्स वहां से पहले से भी लगा आ रहा है और अभी भी लगता ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया? इंडिया क्या होता है? व्हाट इज इंडिया? हाँ, 28 स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज? 8 यूनियन टेरिटरीज। और क्या? ये मतलब आप सुनो, अगर आपसे कोई इंडिया का मतलब पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि जितनी भी स्टेट से ये इंडिया है, यूनियन टेरिटरी। अच्छा, जो पानी है, पानी समुद्र, वो इंडिया है कि नहीं? क्योंकि देखो कल से क्या होगा, मैं अपना बिजनेस कहां पे चालू करूंगा, एक क्रूज समुद्र में लेके जाऊंगा और एक होटल कहां बनाऊंगा, दैट इन दैट एरिया, इन दैट वाटर रीजन। तो क्या मुझे टैक्स देना है या नहीं देना है? क्या वो इंडिया है या नहीं है? है। तो ऐसे तो आप है ना इंडियन ओशन में कहां से कहां पहुंच सकते हो, मालदीव पहुंच जाओगे। जय श्री राम, मालदीव भी अपना है। कितना? 22। हाँ। तो आप मुझे बताइए, कोई आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप उसका आंसर कैसे देते हो? अपने कॉमन सेंस से देते हो? गलत बात। अब आप कौन से स्टूडेंट हो? लॉ के स्टूडेंट हो। कोई आपसे पूछे इसका मतलब क्या है, तो बोलना कि एक बार हम इनकम टैक्स में देखते हैं कि क्या इनकम टैक्स में इसकी डेफिनेशन है भी या नहीं है। अगर इनकम टैक्स में इंडिया की डेफिनेशन है तो इंडिया का मतलब क्या होगा? जो डेफिनेशन में क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। और अगर डेफिनेशन नहीं है तो फिर अब अपना क्या लगाइए, कॉमन सेंस अप्लाई करिए। आई मेरी बात समझ में? कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि इंडिया का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने कंपनी पढ़ा है, कंपनी क्या होती है, तो आप सब क्या बोलने लग जाओगे, मैं इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं आपसे, तो आपसे पूछूंगा कंपनी का मतलब, तो आप बोलोगे कंपनी मतलब कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 1956 2013। नहीं, आप पूछना सर क्या आपके एक्ट में, क्या आपके एक्ट में कंपनी को एक्सप्लेन किया है क्या? अगर आपके एक्ट में कंपनी को एक्सप्लेन किया तो आपकी बात सुनेंगे, और आपके इसमें नहीं किया तो फिर हमारा कॉमन सेंस या फिर जो दूसरा एक्ट है वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इंडिया का मतलब क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। मैं इंडिया का मतलब आप लोगों को बता देता हूं। देखिए सेक्शन 1 हम पढ़ रहे हैं, जो सेक्शन 2 होता है ना, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2, वो डेफिनेशन का सेक्शन होता है ना। आपको सर ने बताया होगा क्या, डेफिनेशन। तो जब भी कोई डेफिनेशन रेफर करनी होगी तो हम कहां जाएंगे, सेक्शन 2 के पास। और इंडिया की जो डेफिनेशन दे रखी है ना, वो दे रखी है 2, सेक्शन 2 25A, यानी 25A ऑफ सेक्शन 2। सी, आप क्या करते हैं, इसको कैसे रीड करते हो? सेक्शन 2 सबसेक्शन, नहीं नहीं, इसको ऐसे, हाँ मैं आपकी बात समझ गया, मैं ऐसे में उसको रीड करने की बात नहीं कर रहा हूं सर ना। आप ऐसा बोलोगे कि सबसेक्शन 25A ऑफ सेक्शन 2, यही कहोगे। एक बात याद रखना, जो सेक्शन 2 है ना, कौन सा सेक्शन 2, इसके अंदर सबसेक्शन नहीं करते, इसके अंदर सबसेक्शन नहीं होते, इसमें क्लॉज होते हैं। इसमें क्या होते हैं, क्लॉज। मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 25A, यानी क्लॉज 25A ऑफ सेक्शन 2। सर ऐसा क्यों? जनरली तो हमने यही सीखा है कि भैया सेक्शन के बाद क्या आता है, सब। व्हाट इज सबसेक्शन? अगर सेक्शन में, अगर मेन सेक्शन का रेफरेंस करते हुए आगे कोई चीज एक्सप्लेन की गई है तो वो क्या कहलाता है, सब सेक्शन। लेकिन सुनो, डेफिनेशन तो हर अलग अलग होती है, कंपनी अलग है, पार्टनरशिप अलग है, इंडिया अलग है, तो क्या उसका मेन सेक्शन से लेना देना है क्या? नहीं, मेन सेक्शन से लेना देना नहीं है। तो फिर हम उसको क्लॉज बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, क्लॉज। तो सर ऐसा हमें क्या पता चलेगा कि मेन सेक्शन से लेना देना है या नहीं? तो देखो इनकम टैक्स में ऐसी 3 जगह आएगी, एक तो कौन सा, सेक्शन 2, एक आएगा सेक्शन 10, है ना, और एक आएगा सेक्शन 47। कितना आएंगे, 3 सेक्शन, सेक्शन 2, सेक्शन 10, सेक्शन 47, जहां पर हम जनरल, अब देखो कॉमन पार्लेंस में तो बोल दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, लेकिन ज्ञान की बात कि हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि भैया इसको हम क्या कहेंगे, क्लॉजेस कहेंगे। क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले, तो 225A बोल रहे हैं, जो भी है होन दो।
बट हमें पता होना चाहिए ये चीज, 3 सेक्शन के लिए क्लॉजेस यूज होता है। इंडिया, इंडिया को डिफाइन किया गया और बोला इंडिया मीन्स, देखो मैं एक बार है ना इंडिया बताता हूं आपको क्या है। इंडिया, और अब यार ये I mean it's very difficult to draw, it's very difficult to draw। रुको मैं आइसक्रीम ही बना दी। इट्स बेटर एक काम करते, इंडिया का मैप ही दिखाता हूँ ना दोस्तों, इंडिया, यस, हाँ ये रहा है ना दोस्तों, ये है आपका इंडिया। डेफिनेशन लिख रहे हैं आप लोग, है ना? तो सेक्शन 2 क्लॉज 25 ए, इंडिया मीन्स, इंडिया मीन्स ये रहा इंडिया बेटा। ये जो सर जमी है ना, ये जितनी भी जमीन है, ये जितनी भी जमीन आपको दिख रही है, ये सब इंडिया है, ये सब इंडिया है दोस्तों। इंडिया मीन्स लैंड मासेस ऑफ इंडिया, है ना? इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया का मतलब होता है लैंड मासेस ऑफ इंडिया, लैंड मासेस ऑफ इंडिया। जितनी भी भारत की बाउंड्री के अंदर जमीन है वो क्या है? इंडिया। देखो इंडिया का इनकम टैक्स कहां पर इंडिया इनकम टैक्स कहां पर एप्लीकेबल है? इंडिया में। अब कोई बोलेगा साहब मैं तो समुद्र में हूं, तो क्या समुद्र में इंडिया है या नहीं? एयर होस्टेस बोलेगी मैं तो इंडिया में रहती नहीं हूं, मैं तो हवा में रहती हूं, मेरे को क्या टैक्स देना है कि नहीं देना है? मैक्सिमम टाइम तो मैं इंडिया में थी नहीं, मैं तो कहां पे थी? हवा में थी। तो आप मुझे बताइए उसको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जमीन इंडिया है। अब ध्यान से सुनना, जमीन के ऊपर भी इंडिया और जमीन के नीचे भी इंडिया। तो फिर नेक्स्ट बात लिखेंगे, एरिया अबाव लैंड मासेस, एरिया अबाव लैंड मासेस एंड, मतलब आप गड्ढा खोद के भी रहोगे ना तो भी आप कहां पर हो? इंडिया में। सर कितने नीचे तक? जितने नीचे तक जा सकता है जा। एरिया अबाव लैंड मासेस एंड बिलो लैंड मासेस। ठीक है। तो जो ये सरजमी है दोस्तों, ये क्या हो गई आपकी? इंडिया हो गई। इसके ऊपर भी इंडिया, इसके नीचे भी इंडिया। अब कोई इंसान यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ इंडियन ओशन है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। कोई बोलता है कि साहब एक कसिनो है जो कि कहाँ पर है? इस अरेबियन सी में, इस लोकेशन में है, क्या वो इंडिया है या फिर नहीं है? या फिर अगर मैं आपको एक बात करूँ कि रिलायंस की जो रिफाइनरी है वो ये इस जगह पर है जहाँ से वो ऑयल क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, और यहीं से क्या करते हैं? शिप के थ्रू यूएस वगैरह एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो आप समझिए, वो रिलायंस ये बोल सकता है कि मुझे इंडिया में टैक्स नहीं देना है, हम तो इंडिया में है ही नहीं। नहीं, इंडिया का मतलब हम इनकम टैक्स में जब देखेंगे तो उन्हें नेक्स्ट बात क्या लिखी? पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये होता है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं उसको? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का मतलब वाटर रीजन भी आएगा दोस्तों, वाटर रीजन भी आएगा, वाटर रीजन भी आएगा। एक बात समझना, क्या इंडियन ओशन पूरा इंडिया है? तो कुछ जगह होनी चाहिए ना, मतलब पूरा क्या ओशन ही इंडिया बन जाएगा? नहीं। तो जो कोस्ट लाइन से कितना बेटा? 12 नॉटिकल माइल। कितना? 12 नॉटिकल माइल। ये क्या रहता है? इंडिया रहता है। ये किसके अंदर आता है? इंडिया के अंदर आता है। हर जगह से आप देख लेंगे, हर जगह से आप देख लेंगे तो दोस्तों ये जो 12 नॉटिकल माइल से, ये क्या रहेगा? इंडिया रहेगा। तो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया लिख लीजिए, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अप टू 12। लक्षद्वीप आइलैंड में, भाई लक्षद्वीप आइलैंड कैसी बातें कर रहे हो? लक्षद्वीप आइलैंड में टैक्स लगेगा? लक्षद्वीप आइलैंड तो कहाँ का है? हमारे इंडिया का है। थोड़े दिन बाद तो मालदीव पे भी अपन टैक्स लगा देंगे, कोई टेंशन रहते हो? तो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, हाँ हाँ आएंगे, उस पर सारी बातें करेंगे, डोंट डोंट वरी। एक एक चीज मतलब यहाँ पर कवर होगी। क्रिस गेल भी जब इंडिया में खेलने आता है तो क्रिस गेल को भी टैक्स देना है, नहीं देना है, कौन सी इनकम पे टैक्स देना है, एक एक चीज इनकम टैक्स में क्या होगी दोस्तों? कवर। बट टाइम लगेगा, है ना? अब आते से ही अपन सीधा एमबीसी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीजें थोड़ी सी इंटरनेशनल टैक्सेशन में पहुंच जाती है। तो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया अप टू कहां पर दोस्तों? 12 नॉटिकल। देखो हर जगह से 12 नॉटिकल माइल देखना है दोस्तों। यहाँ पर है ना, इंडिया के नीचे ऐसा कुछ गोल गोल है, क्या है वो? श्रीलंका।
आप है ना ऐसा 12 नॉटिकल माइल्स देखोगे ना, तो 12 नॉटिकल माइल्स में श्रीलंका भी अपने अंदर आ जाएगा। तो बोले जय श्री राम। श्रीलंका भी अपना है। नहीं ऐसा वो मत करना। हो सकता है 12 नॉटिकल माइल्स में वो राम सेतु की वजह से श्रीलंका भी कहां पर आ जाए, इंडिया। हम क्या लेंगे टैक्स। वो क्या होता है, ये दो कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उन पे छोड़ देते हैं ना। ऐसा सर ने बोल दिया 12 नॉटिकल माइल्स में टैक्स लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि श्रीलंका को भी हथिया लो बेटा आप लोग, ठीक है। सुनना, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अच्छा 1 नॉटिकल माइल्स किलोमीटर्स में कितना होता है, एक बार नेट पे गूगल कर लो। मेरे को 1.8 है ना, 1.8 किलोमीटर समथिंग, 852 ऐसा कुछ है ना, 852 किलोमीटर्स। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। एक बार चेक कर लेना है ना एग्जैक्टली, 1.852 किलोमीटर्स। यस बेटा, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, देन सुनो, पानी के ऊपर भी इंडिया और पानी के नीचे भी इंडिया। तो फिर नेक्स्ट बात आएगी एरिया अबव वाटर्स, अबव एंड बिलो वाटर्स है ना, अबव एंड बिलो वाटर्स। एरिया अबाव एंड बिलो वाटर, वो भी क्या रहेगा, इंडिया। सी क्या डेफिनेशन हमारे मॉड्यूल में है, यस है। लेकिन देखो सीए एग्जाम में, मैं देखो हम पढ़ाने के लिए तो सब पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा कि सीधा डेफिनेशन पूछ ले कि इंडिया की डेफिनेशन आप क्या करिए एक्सप्लेन, बट वी शुड नो। बस इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करें। ऐसे तो जो शुरू का बेसिक्स का चैप्टर है, आपने जो अभी 3 4 5 दिन में पढ़ा, या हमने 2 3 दिन में क्या करा दोस्तों, जो डिस्कस किया, उसमें से तो कुछ भी ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, बट वो आपके क्या होता है, नॉलेज एनहांस करने के लिए, आपका माइंड ओपन करने के लिए चीजें होती है। फिर देखो दोस्तों, अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये है ना कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, 200, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तो पूरा क्या हो गया, इंडिया। अब सुनना, ये 12 नॉटिकल माइल्स के आगे इंडिया नहीं होता है। अब जैसे मान लो कि अम, इंडिया ने यहाँ पर समुद्र में घूमते हुए कोई ऑयल फाइंड कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्शन चालू कर लिया। हो सकता है कि यहाँ पर पाकिस्तान वालों ने ढूंढ रखा हो, और वहां पर वो ऑयल ऑयल क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी का भी हो सकता है, वो 12 नॉटिकल माइल्स के आगे की चीजें जो भी फाइंड आउट कर लेगा वो उसकी हो जाएगी। तो सुनना, 12 नॉटिकल माइल्स के आगे इंडिया पूरा तो नहीं होता है, लेकिन जहां पर वो ऑयल एक्सट्रैक्शन चल रहा है उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, या कहते हैं उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपने सुना होगा सेस करके, नहीं वो नहीं, वो नहीं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो तीसरी बात इनने कही है, इंडिया के अंदर क्या आएगा, दैट इज कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बस वो एरिया जितना इंडिया ने ढूंढा, वो एरिया ही क्या रहेगा, इंडिया की डेफिनेशन में आएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कॉन्टिनेंटल शेल्फ या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मैंने सेल्फ लिख दिया, शेल्फ है वो, SHELF, कॉन्टिनेंटल शेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और फिर एरिया above this shelf and below this shelf. So area above and below the shelf. आ रहा हूं, और वहीं पे भी इसके आगे भी आ रहा हूं मैं, डोंट वरी, सारी चीजें बता कर ही एंड करूंगा। अब दोस्तों सुनना, ये 200 नॉट, अब एक काम कर सकते हो, अगर आपको इंडिया में, इंडिया से बाहर रहना है, तो बेसिकली कहाँ चले जाओ, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, कहाँ रहो, ये 200 नॉटिकल माइल से आगे जाके रहो। इसको कहते हैं IW। IW मतलब इंटरनेशनल वाटर्स, यहाँ रह सकते हो आप इंडिया में माने नहीं जाओ, तो सर किस देश में माने जाएंगे, तो हो सकता है अगर हर जगह की कोस्ट लाइन से देखा जाए तो आप किसी भी कंट्री के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो सर ये तो अच्छी जगह, हम तो यहीं जाके रह सकते हैं, लेकिन यहाँ जाके करोगे क्या। और बेटा ये इंटरनेशनल वाटर्स है, कभी रशिया की सबमरीन निकल रही है, कभी यूएस की सबमरीन आ रही है, सब हर कोई तुमको लपेटते हुए जाएगा वहां से, तो उस वाटर्स में रहना मतलब बहुत ज्यादा क्या हो गया है, रिस्की है ना। और मैं आपको भी एक प्रोविजन पढ़ाऊंगा, दैट इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है अगले चैप्टर में।
उसमें क्या है पता है, उसमें ना एक एक डीम्ड करके एक फिगर डाला है, उसमें ये कहा है कि यार अगर कोई इंसान किसी भी देश का रेसिडेंट नहीं है और वो इंडिया का सिटीजन है, ऐसा कुछ है, तो हम उसे इंडिया का सिटीजन या इंडिया का रेसिडेंट क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो अब भैया बचने के तरीके इनकम टैक्स ने कुछ छोड़े ही नहीं है। आप इंटरनेशनल वाटर्स में भी रह रहे हो ना, तो दोस्तों हो सकता है कि आपको इंडिया में क्या देना पड़ जाए, टैक्स। कोई इंसान नहीं बचेगा। ओके आइए एक बार हम सेक्शन 1 रिपीट कर देते हैं। व्हाट वाज सेक्शन 1? सेक्शन 1 में क्या कहा था? द नेम ऑफ द एवरीवन, द नेम ऑफ द एक्ट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया? तो इंडिया को डिफाइन किया है, किसमें डिफाइन किया है? सेक्शन 2 क्लॉज 25A। इंडिया मींस लैंड masses of India and area above and below the land masses, the territorial waters of India up to 12 nautical miles, and area above and below that land masses, territorial waters। and तीसरा क्या था? continental shelf या फिर exclusive economic zone and area above and below। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आने के बाद सेक्शन 2 किसका होता है? सर ने आपको बोल दिया होगा। जो लोग बाद में ज्वाइन करे थे, बेटा याद रखिए सेक्शन 2 किसके सेक्शन होते हैं? डेफिनेशन। जब भी कोई डेफिनेशन हमें चाहिए होगी तो कहाँ जाना पड़ेगा? सेक्शन 2 में। आप कोई भी एक्ट में देख लीजिएगा, आपको डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही मिलती है जनरली। सेक्शन 3 अभी हम सेक्शन 2 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी जो डेफिनेशन चाहिए होगी हम सेक्शन 2 के पास आ जाएंगे। जो सेक्शन 3 है ना, ये भी डेफिनेशन का सेक्शन है। इनकम टैक्स के अंदर 2 डेफिनेशन के सेक्शन है। कौन सा? एक तो आपका क्या रहेगा? सेक्शन 2, और एक है सेक्शन 3। सर फिर आपने जो क्लॉज वाली बात बोली, वो तो आपने सिर्फ किसके लिए बोली? सेक्शन 2 के लिए, क्योंकि 3 में एक ही सेक्शन है, मतलब एक ही डेफिनेशन है एक्चुअली। तो फिर वहां पर कोई जरूरत, वहां पे कोई क्लॉजेस की जरूरत ही हमको नहीं पड़ी। ठीक है, डेफिनेशन है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, that is section 4, and this is your chapter 1। जो section 4 है वो आपका क्या है? chapter 1, that is basics of income tax। उसको हम क्या कहते हैं? basics of income tax। हेडिंग डाल दीजिए section 4। इसका नाम है चार्जिंग सेक्शन। इसका नाम है चार्जिंग सेक्शन। मतलब चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है अगर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज इनकम टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं होगा। देखो आप लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो, मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं। उसका रीजन आपको कहां से पता चलेगा? सेक्शन 4 से पता चलेगा कि ऐसा क्या है कि जिससे कि आप लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं? टैक्स। अभी लिखना मत, पहले एक बार सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद ये जो सेक्शन 4 का कंटेंट होगा ना, वो हमारे चैप्टर नंबर 1 का क्या होगा? कंटेंट होगा। इवन 1 एंड चैप्टर नंबर 2, 2 चैप्टर का कंटेंट इससे होगा, है ना, सेक्शन 4 से होगा। चार्जिंग सेक्शन, इंडिया में इनकम टैक्स कब लगे? किसी को हिंदी में लिख के रखना है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब ये है कि इंडिया में इनकम टैक्स कब लगेगा? जब सारी कंडीशन जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या हो जाएगी? फुलफिल, सारी की सारी। सबसे पहले पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्सन। इनकम टैक्स किस पे लगता है? पर्सन पे लगता है। पर्सन होना चाहिए। आप एक पर्सन है, मैं एक पर्सन हूं, पर्सन होना चाहिए। पर्सन होना काफी नहीं है, पर्सन की क्या होनी चाहिए? इनकम होनी चाहिए। वो पर्सन की क्या होनी चाहिए? इनकम। तो आप समझ गए कि यार चार्जिंग सेक्शन में आप कहां बाहर हो गए? मैं पर्सन हूं, आप पर्सन है, लेकिन आपकी इनकम नहीं है, मेरी इनकम है। पर्सन होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। वो इनकम कब होना चाहिए? ध्यान से सुना। अच्छा, इनकम टैक्स एक बार लगता है कि हर साल लगता है? हर साल। हर साल लगता है। अच्छा, साल कंप्लीट होने के पहले लगता है कि साल कंप्लीट बाद? अच्छा, अभी कौन सा साल चल रहा है बच्चों? 23-24। ध्यान से सुनना, अभी कौन सा साल चल रहा है? 23। अब मैं अभी 23-24 में टैक्स दे सकता हूं क्या? नहीं, अभी तो साल कंप्लीट नहीं हुआ है। ये साल कंप्लीट हो जाएगा तो कौन सा साल चालू हो जाएगा? जब मैं 24-25 में टैक्स दूंगा, वो 24-25 का होगा कि 23-24 की इनकम? 23-24 की इनकम का होगा। तो वो इनकम कब होनी चाहिए? इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए। वो इनकम कहां होनी चाहिए? प्रीवियस।
अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं, सिर्फ बता रहा हूं एक एक वर्ड, सब पर्सन की डेफिनेशन है, इनकम की डेफिनेशन है, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन है, सबको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको तोड़ रहे हैं पहले। ठीक है, तो सेक्शन 4 ने कहा पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम कहां होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए। फिर फोर्थ, इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए, इनकम शुड कम विद इन दी स्कोप। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्रिस गेल इंडिया में आता है, आईपीएल के टाइम पर आता है, ठीक है, वो इंडिया से इनकम अर्न करता है, क्या उसकी वेस्ट इंडीज में भी इनकम होती होगी? तो क्या इंडिया में आने से उसको इंडिया प्लस वेस्ट इंडीज दोनों इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा कि इंडिया की इनकम में देना पड़ेगा? मतलब पूरी इनकम पे टैक्स नहीं लगता, इनकम शुड कम विद इन दी स्कोप। अच्छा, मैं एक और एक एग्जांपल, विराट कोहली है, विराट कोहली इंडिया से भी कमाता है और इंग्लैंड टूर पे गया, ऑस्ट्रेलिया टूर पे गया, साउथ अफ्रीका टूर पे गए थे अभी ये लोग, तो वहां पे भी तो क्या विराट कोहली को इंडिया की इनकम पे टैक्स देना है कि बाहर की इनकम पे भी टैक्स देना? कॉमन सेंस यूज किया? कॉमन सेंस नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है, इनकम टैक्स एक्ट यूज करना है। तो किसका क्या स्कोप होगा, विराट कोहली का क्या स्कोप होगा, मेरा क्या स्कोप होगा, आपका क्या स्कोप होगा, क्रिस गेल का क्या स्कोप होगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या स्कोप होगा, रिलायंस का क्या स्कोप होगा, सब पढ़ेंगे, आएगा धीरे धीरे। हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज को डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। सो सेक्शन 4 की पहली कंडीशन, एवरीवन क्या होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, इनकम उसको। फिर सुनना, बहुत सारी ऐसी इनकम है जिसपे सरकार टैक्स नहीं लेती, उसको कहते हैं एग्जम्प्ट इनकम। क्या कहते हैं, एग्जम्प्ट इनकम। तो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, इनकम एग्जम्प्ट मैं लिखवा दूंगा, है ना आपको, मैं पूरी चीजें लिखवा दूंगा, डोंट वरी, बस समझने पे हमें क्या करना है, फोकस करना है, एक बार समझ लो फिर लिख लेना। इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनकम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और टैक्स नेक्स्ट ईयर में देते हैं, कब देते हैं टैक्स, नेक्स्ट, है ना, मतलब हाँ वो आपको डेट याद है, यस। तो टैक्स कब देते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर को कहते हैं असेसमेंट ईयर। क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। तो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, देन टैक्स विल बी पेड इन असेसमेंट ईयर, देन टैक्स विल बी पेड इन असेसमेंट ईयर ऑन, देखो डेट मत लिखिए क्योंकि डेट अलग अलग हो सकती है, क्योंकि 31 जुलाई भी होती है, 31 अक्टूबर भी होती है, 30 नवंबर भी होती है, ऐसे बोल। तो टैक्स विल बी पेड इन असेसमेंट ईयर एट स्पेसिफाइड रेट्स, है ना, क्या लिखेंगे, एट स्पेसिफाइड रेट्स, एट स्पेसिफाइड रेट्स। ये क्या हो गया, रेट, रेट, टैक्स की रेट, रेट, डेट नहीं, डेट स्पेसिफाइड डेट्स में एक्चुअली मैं डेट नहीं लिखवाना चाह रहा था, मैं आपको बताना था स्पेसिफाइड रेट। इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके रेट होंगे, है ना, जैसे 10 लाख की इनकम में तो 10%, 20% एट स्पेसिफाइड रेट्स, वो वाली बात थी। डेट्स की दुनिया भूलनी पड़ेगी इंटर के अंदर, है ना। चलिए, एवरीवन एवरीवन मेरे को बताइए सबसे पहले सेक्शन नंबर 4। देखो मेरा तरीका है, मेरे को पता है कि इनकम टैक्स बहुत हद आसान है, हद आसान, बस इसको क्या करना है, याद करना है, इसको क्या करना है याद। तो मल्टीपल टाइम क्या करना पड़ेगा, हमें रिवीजन करना पड़ेगा। एवरीवन मुझे बोल देंगे, पर चार्जिंग सेक्शन ने क्या कहा, पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, वो इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, देन टैक्स विल बी पेड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट या स्पेसिफाइड रेट्स। सर अगर पर्सन न्यूली अर्न कर रहा है, बेटा देखो आपने हो सकता है पहले से कुछ चीज देख रखी हो या कुछ वीडियो देख रखे हो, मेरे को मानना आपकी एक एक जो डाउट है ना वो आएंगे ही नहीं, आप पहले पूरी डेफिनेशंस तो पूरी समझ लो। अब सुनो, पर्सन की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, तो पर्सन की डेफिनेशन 2 क्लॉज 31 में गिवन है। पर्सन की डेफिनेशन जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, 2 क्लॉज 31 में। इनकम क्या होती है सर, क्या क्या सैलरी को इनकम मानना है, तो आप बोलोगे हाँ मानना है। सर गिफ्ट मिला शादी के टाइम पे तो क्या इनकम मानना है या नहीं मानना है,
या आप जैसे स्टेज पे खड़े हैं और उस टाइम पे आपको लिफाफे मिले, तो उस लिफाफे को इनकम मानते हैं या नहीं मानते? या फिर पापा से गिफ्ट मिला तो इनकम मानते हैं, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया तो गर्लफ्रेंड के लिए वो इनकम रहेगी या फिर नहीं रहेगी? सारी चीजें इनकम क्या होती है ये कहाँ पता है आपको? सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर। ये कहाँ पर है सर? क्या हम सेक्शन याद रखेंगे? देखो, मेरा काम झांकी बताना होता है इस टाइम पे, स्टार्टिंग में। तो ये सेक्शन तो ऐसे है कि यार, पहली बात 99% एग्जाम में नहीं आते, 99% एग्जाम, लेकिन स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ता है। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे दोस्तों, जैसे पीजीवीपी हो गया, टीडीएस हो गया, डिडक्शंस हो गया, इनके सेक्शंस तो हमें क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे, है ना? कुछ भी हो जाए वो याद मैं करवा भी दूंगा आपको, उसका कोई टेंशन नहीं। कुछ सेक्शंस तो आपको याद करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? प्रीवियस ईयर की एनी आइडिया? सेक्शन वो था ना, वो एक एक्स्ट्रा सेक्शन है जिसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन 3। सेक्शन 3 ना, तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी? सेक्शन 3 में मिल। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर बनता है ना, उसमें मॉड्यूल में पर्सन की डेफिनेशन है, फिर इनकम की बात करी गई है, फिर प्रीवियस ईयर की बात की गई है, देन स्कोप। स्कोप मतलब इंडिया की ही इनकम पे टैक्स देना है कि इंडिया से बाहर कमाई हुई इनकम पर भी क्या करना है? टैक्स देना है। स्कोप क्या है? इंडिया के लोगों को कहां कहां टैक्स देना है, बाहर के लोगों को कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देना है। भाई माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में भी है, हैदराबाद में, बेंगलोर में। क्या बोलते हैं, इंडिया में ऑफिस होने की वजह से क्या माइक्रोसॉफ्ट को पूरी दुनिया की इनकम पे इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा? तो बावले वो आएंगे ही नहीं और बोलेंगे एक तो यूएस गवर्नमेंट हमको लपेटती है, आप लोग भी हमको लपेटोगे, तो काय के लिए आना हमको? तो स्कोप हर किसी इंसान का क्या होता है? अलग। सर ये स्कोप पता कैसे चलेगा? इसके लिए आपको सेक्शन 5 की शरण में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? सेक्शन 5। फिर कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है, किन किन इनकम पे टैक्स नहीं लगता, ये दे रखा है कहां पर दोस्तों? सेक्शन 10 में। ये कहां दे रखा है? सेक्शन 10 के अंदर। ठीक है। सो पर्सन की डेफिनेशन एक ब्रीमन कहां पे दे रखी है? 2 क्लॉज 31। इनकम की डेफिनेशन 2 क्लॉज 24। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 3। फिर स्कोप 5 है ना, एग्जम्प्ट इनकम सेक्शन 10 है ना, सेक्शन 10। अच्छा 4 बीच 4 ये छूट गया था, तो 4 तो कौन सा सेक्शन है? जिनने सारी कंडीशंस बताई वो सेक्शन कौन है? सेक्शन 4। सर फिर 6, 7, 8, 9 का क्या होगा बेटा? इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन कौन से सेक्शन लगाने पड़ेंगे? 5 तो 5 में स्कोप दिया है, लेकिन वो स्कोप फाइंड आउट करने के लिए 6, 7, 8, 9 सेक्शंस लगाने पड़ेंगे। उसके बाद क्या चालू हो जाएगा? सेक्शन 10 चालू हो जाएगा। देन टैक्स विल बी पेड इन असेसमेंट ईयर। सर व्हाट इज असेसमेंट ईयर? ये कहाँ दिया है बेटा? असेसमेंट ईयर 2 क्लॉज 9 में दिया है। कहाँ दे रखा है? 2 क्लॉज 9 में। असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं? तो असेसमेंट ईयर 2 क्लॉज 9 में दे रखा है। एंड रेट्स, वेयर रेट्स आर गिवन। हाँ, वो आप लोगों को मैंने डिस्कस कर दिया था। एक्चुअली क्या है, इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स रेट्स नहीं दे रखी है। किस रेट से टैक्स लगता है वो कहाँ गिवन है? फाइनेंस एक्ट में। फाइनेंस एक्ट को क्या कहते हैं? बजट। तो आपको ये रेट कहाँ मिलेगी? अब सुनना, रेट दो टाइप की होती है। एक तो होती है नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स, और एक होती है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। एक क्या होती है? स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। नॉर्मल मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नॉर्मल, मतलब मैक्सिमम इनकम पे इसी रेट से क्या लगता है? टैक्स लगता है। लेकिन कुछ स्पेशल इनकम है, जैसे बिटकॉइन से इनकम या लॉटरी से इनकम या कोई स्पेशल इनकम है। स्पेशल मतलब स्पेशल। फिर स्पेशल किसको कहते हैं? वो तो इनकम टैक्स में कुछ इनकम को स्पेशल माना है, उसके लिए स्पेशल रेट्स तो इनकम टैक्स में गिवन है। स्पेशल रेट्स तो कहाँ गिवन है? इनकम टैक्स। और नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स इज गिवन इन फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट को हम बोलते हैं बजट, है ना? आपको सर ने बताया होगा शायद बजट के बारे में, नहीं बताया अभी। एक्चुअली वो वहां पर केस लॉ बताया, सर्कुलर्स बताए, नोटिफिकेशंस बताए, इनकम टैक्स रूल्स बताए और इनकम टैक्स एक्ट बताया। तो इसके साथ में एक चीज और होती है, हमें फाइनेंस एक्ट यानी बजट भी देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो टैक्स रेट्स होती है वो कहाँ गिवन होती है? बजट में गिवन होती है। अच्छा बजट कब आता है? बस अभी आने वाला है ना? लेकिन चुनाव का साल है तो ये कौन सा बजट है? एक्चुअली एंट्रीम बजट है ना? हर साल बजट आता है। अब ये जो बजट आएगा ना,
ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो बजट आ चुका है वो आपके लिए एप्लीकेबल है। तो आपके लिए बजट कौन सा एप्लीकेबल रहेगा? फाइनेंस एक्ट 2023 आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा, फाइनेंस एक्ट 2023। ओके, सो मैंने आज कैसे स्टार्ट किया? मैंने आपको बोला कि सेक्शन नंबर 1 जो होता है, सेक्शन नंबर 1 के अंदर इंडिया के एप्लीकेबल होगा, नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 होगा और एप्लीकेबल 1962 से होगा। इंडिया कहाँ दे रखा है? तो इंडिया दे रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 25 ए के अंदर। तो लैंड मासेस और एरिया अबाउ लैंड मासेस एंड बिलो लैंड मासेस, टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स अबाउ एंड बिलो, एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स थ्रू द इकोनॉमिक जोन अबाउ एंड बिलो। Then we've moved like section 2 is definition वाला section, section 3 is also definition वाला section, section 4 is the charging section। पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, वो इनकम उसके स्कोप में आने चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए। तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेंगे? टैक्स। ठीक है, और वो टैक्स कब लेंगे? असेसमेंट ईयर में। पर्सन क्या होता है? 2 क्लॉज 31। इनकम क्या होती है? 2 क्लॉज 24। एग्जम्प्ट इनकम कहाँ दे रखी है? सेक्शन नंबर 10 के अंदर। और स्कोप कहाँ दे रखा है? 5। प्रीवियस ईयर कहां दे रखा है? 3। और असेसमेंट ईयर 29 है ना, 29 के अंदर। रेट्स कहां है? फाइनेंस एक्ट। ठीक है ना, हो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, है ना, एक एक करके। मतलब आज हम पर्सन स्टार्ट ही कर पाएंगे एक्चुअली। पर्सन की डेफिनेशन पे आते हैं दोस्तों। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, लिख ले, लिख लीजिए। बस ये ना, अब आप लिख लीजिए। ऑनलाइन वालों लिख लिया तो बोल देना। और मैं यहाँ जो रिपीट करवाता हूँ आपको घर पे भी बोलना है, चिल्ला चिल्ला के बोलना है। धीरे धीरे भी बोल सकते हो, लेकिन चिल्ला के बोलोगे तो जोश ज्यादा रहता है। ओके, अब आ जाए सर, पर्सन क्या होता है? पर्सन की डेफिनेशन कहां दे रखी है? 2 क्लॉज 31 के अंदर। अच्छा, मैंने आपसे यही पूछा हर बार कि जब भी कोई आपसे डेफिनेशन पूछे या इसका मतलब क्या होता है, तो सुनना, आप सबसे पहले बताना कि सर क्या आपके एक्ट में उसकी डेफिनेशन दी गई है क्या? तो अगर मेरे एक्ट में उसकी डेफिनेशन दी गई तो आपको क्या फॉलो करना है? मेरा एक्ट फॉलो करना है। पर्सन, उनने बोला है पर्सन इंक्लूड्स, क्या कहा है? पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स। थोड़ा फास्ट नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अच्छा, आपने देखा होगा, जैसे आपने कंपनी एक्ट चालू कर दिया पढ़ना? हाँ, वो तो चालू हो गया। तो कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी क्या? क्या है बताओ? रुको 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 रुको, अरे धीरे धीरे धीरे। हाँ हाँ, मैं बताऊं मेरे, मैं भी कंपनी पे आया, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कंपनी की डेफिनेशन स्टार्ट कैसे होती है। हाँ, कंपनी मींस, कंपनी मींस, सुनना, यहां मैंने क्या बोला? पर्सन इंक्लूड्स। हाँ, दो टाइप की डेफिनेशन होती है, एक तो कौन सी होती है? इंक्लूसिव डेफिनेशन, और एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, है ना। जब भी इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है तो मेरा एक्ट फॉलो करो, मेरा एक्ट फॉलो करो, साथ में कॉमन सेंस भी फॉलो करो। क्या बोला मैंने? एक्ट फॉलो करो। जब भी इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है तो यस, एक्ट तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन कॉमन सेंस भी क्या करना होता है? अप्लाई करना होता है। आई बात समझ में? तो कॉमन सेंस में आप क्या समझते हैं? वो कॉमन सेंस में पर्सन मतलब क्या?
नेचुरल पर्सन मतलब आप पर्सन है, मैं एक पर्सन हूं, क्या आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सन है? नहीं तो बताओ, कल से तो फिर क्या करूंगा, कंपनी बना दूंगा तो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। आई मेरी बात समझ में? सो एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। होता ये है कि सबसे पहले तो हम अपना एक्ट फॉलो करेंगे, ये कॉमन मतलब ये जनरल नॉलेज की बात। सबसे पहले हम क्या फॉलो करेंगे, एक्ट। और एक्ट में अगर क्या कर लिखा हुआ है इंक्लूसिव है तो फिर क्या लगाएंगे, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस भी दो टाइप का होता है, कॉमन सेंस दो टाइप का होता है। एक लीगल कॉमन सेंस, क्या बता रहे हो, एक होता है लीगल कॉमन सेंस और एक होता है कॉमन कॉमन सेंस। कॉमन कॉमन सेंस मतलब कॉमन कॉमन सेंस जो आप लोग लगा देते हो कि मैं आपसे कुछ पूछता हूं तो आप बस बोल देते हो ये है। एक होता है लीगल कॉमन सेंस। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे वर्ड्स को है ना कॉमन सेंस में डिफाइन किया गया है, उसको लीगली अडॉप्ट भी कर लिया गया है। एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम है जनरल क्लॉजेस एक्ट। क्या नाम है उसका, नाम सुना है आपने, है ना? तो एक है जनरल, कौन मर्केंटाइल लॉ में, अदर लॉ में, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 आई थिंक, 1897 है जनरल क्लॉजेस एक्ट। बाकी एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, 1887 है कि 1897 है, ठीक है। बट जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 है ना। जनरली इसके अंदर क्या किया है, उनने कुछ वर्ड्स को डिफाइन किया है। तो पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, तो पहले कॉमन सेंस यूज कर लो। कॉमन सेंस में भी पहले कौन सा कॉमन सेंस यूज करना, लीगल कॉमन सेंस। तो जब लीगल कॉमन सेंस देखा तो वहां पर्सन की डेफिनेशन दी थी, और जब मैंने वहां डेफिनेशन देखी तो उनने कहा पर्सन का मतलब होता है नेचुरल पर्सन प्लस आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोला गया, नेचुरल पर्सन प्लस आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। सो ये चीजें हैं। तो हम जनरल, आपने बोला था कि इस पर पर्सन मतलब नेचुरल पर्सन, है ना, तो आपके कॉमन सेंस में वो बोला, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि हमें कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो आर्टिफिशियल पर्सन भी आएंगे और कौन से आएंगे, नेचुरल पर्सन भी आएंगे, ठीक है साहब। तो जनरली हमारे इनकम टैक्स के अंदर पर्सन को बहुत ज्यादा इंक्लूसिव डिफाइन किया है। उसका रीजन ये कि कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस बचना नहीं चाहिए जिस पे टैक्स नहीं लगता। नहीं तो मैं ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लूंगा बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए, जो इनकम टैक्स के दायरे में पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता। अच्छा, नेचुरल पर्सन मतलब, हाँ हाँ मतलब नेचुरल मतलब नेचुरल, और आर्टिफिशियल मतलब कंपनी, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस, एलएलपी, वेरी गुड। अब मेरी बात समझाओ, क्या पार्टनरशिप फर्म आर्टिफिशियल पर्सन है? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मतलब अपने एकेडमी के यहाँ से अगर फाउंडेशन पढ़ा है मतलब जबरदस्त बात है आप लोगों के अंदर। पार्टनरशिप इज नॉट एन आर्टिफिशियल, तो सुनो, ना ही नेचुरल पर्सन है। पार्टनरशिप इज नॉट एन नेचुरल पर्सन, नॉट एन आर्टी। तो मतलब अभी देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म को क्या नहीं देना पड़ेगा, टैक्स देना ही नहीं। नहीं, रुको रुको, अभी सबर करो, अभी सबर करो, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, एक्ट फॉलो करना। तो हम एक्ट की पहले डेफिनेशन देखेंगे, अगर एक्ट में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हम कॉमन सेंस वगैरह क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब एक्ट ने क्या कहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्ट ने कहा पर्सन इंक्लूड्स फॉलोइंग, लिख लीजिए, साथ साथ लिखते जाइए ना, आज लिखने में आएगा, हो सकता है कल हम इसका डिटेल में क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन। पर्सन इंक्लूड्स, सबसे फर्स्ट है इंडिविजुअल, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल, जैसे आप इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नेचुरल पर्संस, ठीक है। नेचुरल पर्संस को क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, इंडिविजुअल में मेजर आएगा, माइनर आएगा, साउंड माइंड आएगा, अनसाउंड माइंड आएगा, कि कोई भी आएगा? गलत, एनी, एनी इंडिविजुअल, साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड हो, डज नॉट मैटर, माइनर हो, मेजर हो,
अगर कोई 12 साल का लड़का है, इंस्टाग्राम पे नाच रहा है, रील से पैसे कमा रहा है, उसको क्या देना पड़ सकता है? टैक्स देना पड़ सकता है। सर अनसाउंड माइंड वाले को कैसे देना पड़ेगा? कोई तो केयर टेकर होगा उसका, उसको लपेटे में ले लेंगे, लेकिन टैक्स तो लेंगे। ये बात ध्यान रखना। देश चलाना है, जनता हम बढ़ा ही जा रहे हैं, ठीक है, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ही है तो अब क्या है कि इतने लोगों को पालेंगे कैसे यार? फिर यार तो लपेटना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल हो, आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स। नेक्स्ट इज दोस्तों, हफ। हफ है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। व्हाट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैं बताऊंगा, कल हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। थोड़ा सा डिस्कशन है। आपने कभी नाम सुना होगा मिताक्षरा व्यवस्था, दया भाग व्यवस्था, को पार्टनर्स, कर्ता, है ना। एक्चुअली क्या है, मॉड्यूल में एक दो पेज किसके बारे में दे रखे हैं? एचईएफ के बारे में दे रखे हैं। विल डिस्कस, डोंट वरी। देन तीसरा है पीएफ, है ना, पार्टनरशिप फर्म। अब देखो, पार्टनरशिप फर्म तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में नहीं आई थी, है ना, जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर नहीं आई थी, लेकिन इनको यहां पर क्या कर लिया गया? इंक्लूड कर दिया गया। इसलिए डेफिनेशन भी, एक्ट की डेफिनेशन भी क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। एंड ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, इंक्लूड्स एलएलपी। सर क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि पर्सन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कीजिए? देखो, एनीथिंग कैन हैपन, हो नहीं रहा है वो अलग बात है ना, लेकिन जनरली तो वो क्या पूछते हैं? प्रैक्टिकल्स पूछने लग गए, है ना। हम वो इतना जानते हैं कि सीए अगर बच्चा कर रहा है, इंटर की एग्जाम दे रहा है, तो वो इतना बेवकूफ नहीं है कि उसको ये छोटी मोटी चीजें पता, है ना, नहीं होगी, है ना। कोई बीकॉम के बच्चे थोड़ी अपन की पर्सन की डेफिनेशन भी लिख के आएंगे तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। सो उन मतलब कितना कॉन्फिडेंस है इंस्टीट्यूट को हमारे ऊपर कि इनको ये तो क्या होगा, पता होगा ही सही। वो नहीं पूछेंगे, व्हाट दे विल आस्क एज ए प्रैक्टिकल, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एलएलपी इज नॉट अ सेपरेट पर्सन, एलएलपी इज नॉट अ सेपरेट पर्सन, एलएलपी इज इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप फर्म फॉर इनकम टैक्स। इट मींस जो भी प्रोविजंस किसके ऊपर अप्लाई होंगे? पार्टनरशिप पे अप्लाई होंगे, वो प्रोविजन एलएलपी के ऊपर भी क्या होंगे? अप्लाई होंगे। अच्छा, मैं एक रीजन देता हूँ सर। मैं एक पॉइंट और लिख के बताता हूँ। पॉइंट नंबर 4 इज कंपनी। कल हमारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा दोस्तों? पर्सन पे ऊपर रहेगा, है ना। पर्सन भी कल कल हो जाएगा, फिर कल इनकम पे भी आ जाएंगे, है ना। इनकम की डेफिनेशन में हमको पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, क्योंकि इनकम जैसे निकालेंगे, जैसे इनकम कैलकुलेट की जाएगी, वही चीजें हमें इनकम टैक्स के एक्ट में दी गई होगी। तो कल आपको पूरा चैप्टर्स का कंटेंट भी, अभी तो आपको सिर्फ ये पता चला कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स रूल, तो इनकम टैक्स में भी क्या क्या पढ़ना है वो आपको कल पता चल जाएगा। कंपनी, अच्छा, मतलब इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन है, और कंपनी क्या है दोस्तों? आर्टिफिशियल पर्सन। आप बोलोगे सर जब जनरल क्लॉजेस एक्ट में डेफिनेशन तो इंक्लूसिव है, तो क्या यूज करना है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस यूज करने में पता चला जनरल क्लॉजेस एक्ट लगाना पड़ा। जनरल क्लॉजेस एक्ट लगाया तो वहां तो लिखा हुआ ही है कि नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। तो फिर इंक्लूसिव में अलग से क्यों वापस मस्ती करी इनने? क्यों अलग से कंपनी को वापस बोल दिया? मालूम है कंपनी तो इंक्लूडेड है, क्योंकि कंपनी तो क्या है? आर्टिफिशियल। सुनना, मैं इसका एक रीजन देता हूं। रीजन ये है कि अगर उस पर्सन को अलग कैटेगरी में रखा गया है ना, तो उस पर टैक्स रेट और उसके प्रोविजंस भी क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर वो गलती से इंडिविजुअल और कंपनी नहीं लिखते, तो क्या हो जाता? हम कॉमन सेंस लगाते, और कॉमन सेंस में नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों आ जाते जनरल क्लॉज एक्ट। तो उससे क्या होता? उन दोनों के ऊपर एक ही सिमिलर प्रोविजंस क्या हो जाते? एप्लीकेबल। लेकिन इनने अलग पर्सन, कंपनी को क्या माना है? एक अलग पर्सन ट्रीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो पर्सन है दैट इज एओपी। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी है तो फिर डायरेक्टर्स अलग टैक्स देंगे, कंपनी अलग टैक्स देगी, होगा 100% होगा। अब सुनिए, एओपी बीओआई, एओपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट इज
लोकल अथॉरिटी, आई विल टेक 5 more minutes, है ना, क्योंकि एक बेस क्रिएट कर देते हैं, बट कल डिटेल में क्या करेंगे, एक्सप्लेन। लोकल अथॉ टाइम कब तक है बेटा? हाँ 1 बजे तक है, मैं आई नो 1 बजे तक है, बट मैंने ना एक्चुअली कन्वे किया था कि मेरी 12:30 से दूसरी क्लास है, तो शायद मिसमैच हो गया। मैं यहाँ 10 मिनट पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, है ना, फिर आप लोगों को थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया। लोकल अथॉरिटी, हाँ, कितना मजा आया ना सुन के। देखो तो भागना ही है बस, थोड़ा रुक के चले जा, उसको बोल दे रुक जाएगा थोड़ा, क्या है। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, अरे यार भुला दिया ना यार। लोकल अथॉरिटी के बाद पंचायत, मतलब अलग से मत लिखना, लोकल अथॉरिटी में कॉमा लगा के लिखना, पंचायत, पंचायत ही नहीं रे, पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है। और एक है कैंट बोर्ड, कैंट बोर्ड मतलब कैंट बोर्ड, कैंट बोर्ड मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड, अब उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, कैंटोनमेंट, तो मैंने कैंट लिख दिया। कैंट बोर्ड, छावनी, ये क्या होता है नहीं पता। देखो कुछ जगह आर्मी का राज होता है, जैसे हमारे इंदौर के पास में एक जगह है महू, है ना, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, तो वहां पे नगर निगम नहीं होती है या ग्राम पंचायत नहीं होती, वहां पे कौन होती है, आर्मी। अंबाला कैंट, वीर जी अपने को तो बताओ, अंबाला कैंट, आगरा कैंट, अगर आप कभी गए हो तो रास्ते देखो, तो कैंट में क्या होता है, कभी भी लोकल अथॉरिटी जो होती है वो कौन होती है। अब आप सोचो कि यार सर ये लोकल अथॉरिटी तो बच्चा है, लोकल अथॉरिटी तो किसका बच्चा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। देखो नालायक कौन, खुद से टैक्स नहीं ले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लग रहा क्योंकि वो पर्सन नहीं है, लेकिन लोकल अथॉरिटी से क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा, नहीं छोड़ेंगे उनको। आप लोग सर ये तो गलत बात है, लोकल अथॉरिटी तो उनका ही छोटा बच्चा है, टैक्स नहीं लेना चाहिए। सी, देखो लोकल अथॉरिटी की मैक्सिमम इनकम क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है, क्या होती है, मैक्सिमम इनकम एग्जम्प्ट होती है, कुछ इनकम पर ही क्या लगता है, टैक्स लगता है। अब देखो मैंने आपको जहां पर ये लिखवाया है ना, सेक्शन 10, आप इसको क्या करिए, सेक्शन 10 टू सेक्शन 13 करिए, क्या करिए, सेक्शन 10 टू सेक्शन 13, जो एग्जम्पशन है वो कहाँ का गिवन है, सेक्शन 10 टू सेक्शन 13। तो लोकल अथॉरिटी की जो एग्जम्पशंस है आपको 11 12 13 के अंदर क्या हो जाएगी दोस्तों, मिल जाए। लेकिन ये इंटर लेवल पे पढ़ने की चीज नहीं होती, ये सब कहाँ पर पढ़ाया जाता है, सीए फाइनल के अंदर, ठीक है। सो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, एओपी है, बीओआई है, लोकल अथॉरिटी है, पंचायत है, कैंट बोर्ड है, और जी है एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबाउ, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबाउ। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो ऊपर कवर्ड नहीं। कल पूरी मेहनत करके आना, दिमाग से ऐसे ऐसे फॉर्म सोच के आना कि सर वो पर्सन में आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कहाँ आएंगे। आपके मन में आ गया ट्रस्ट, आपके मन में आ गया होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपके मन में और कुछ बोलिए, बीसीसीआई भी आ गया, आईसीआई भी आ जाएगा, फिर आईसीएसआई भी आ जाए, जो सोच के आना है आना, सब पता चल जाएगा कल क्या होगा। ठीक, अब यार देखो, है ना, अभी अपन बात करते हैं थोड़ी छोट, बंद मत करो, ऐसे बंद नहीं करते, है ना, मैं लिखवा नहीं रहा हूं आगे, मैंने बस डेफिनेशन लिखवाई है, अब इसको छीलना है ना, छीलेंगे, नहीं थोड़ा सा आज छीलते हैं, नहीं थोड़ा सा ज्यादा नहीं। देखो हाँ, नहीं वो एडजस्ट कर लेंगे, वो एडजस्ट कर लेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। देखिए अरे यार क्या बोला था, ये मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुनो, अब मेरी एक बात समझो, पहले मेरे को यहां से कल चालू करना पड़ेगा कि सर कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी है। मैंने क्या बोला, पहले पूछो मेरे एक्ट में है कि नहीं, मेरे एक्ट में है, मेरे एक्ट में है, पहले आप बताओ आपके एक्ट में क्या है।
कंपनी मीन्स कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, 1996, क्या 56, वो सब चीजें। ओके, दिस इज योर माइंड। एक बात बताता हूँ, अगर हम वही डेफिनेशन फॉलो कर लेते तो प्रॉब्लम क्या हो जाती पता है? कि फॉरेन कंपनी को टैक्स ही नहीं देना पड़ता, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। सो हमने क्या किया है, कंपनी को डिफाइन किया है। डिफाइन में हम कहेंगे इंडियन कंपनी इज अ कंपनी, फॉरेन कंपनी इज ऑल्सो अ कंपनी। सो जहाँ कंपनी लिखा है वहाँ ब्रैकेट में क्या करिए, इंडियन कंपनी भी लिखिए। ब्रैकेट में क्या लिखो, इंडियन कंपनी, ब्रैकेट में इंडियन कंपनी, फिर फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। थोड़ा सा दिमाग लगाना इस बात पे, गवर्नमेंट कंपनी को टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? या हाँ, तो तुम इससे सारी चीजें ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलते हो, मतलब रीजन क्या है? अरे गवर्नमेंट, अबे क्या खुद से टैक्स लेगी? वो तो वेलफेयर के लिए काम गया, कितना सही बोल रहा है, वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। क्या बेटा? ठीक है, हाँ मतलब ये बोले टैक्स देगी, और कोई बोल सकता है जो नहीं, जो बोल रहा है कि नहीं देगी गवर्नमेंट कंपनी। एक बात बताओ, गवर्नमेंट की इस जेब से पैसा निकल के इस जेब में जा रहा है, एक ड्रॉर से दूसरे ड्रॉर में, इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कंपनी भी गवर्नमेंट की, क्या दिक्कत है, क्यों देना है टैक्स गवर्नमेंट कंपनी को? मैं जो सुनना चाहता हूँ ना वो क्या था पता है, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज आर डिफरेंट, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। गवर्नमेंट कंपनी डज नॉट मीन्स गवर्नमेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। इस वजह से गवर्नमेंट कंपनी पे भी टैक्स लगता है। तो यहां पर देखो, एक तो देसी मतलब इंडियन, है ना बेटा? बहुत बहुत चालू लोग बैठे हैं क्लास में, देसी बोलते सही, विदेशी, है ना? विदेशी कंपनी पे भी क्या लगता है, कंपनी बोल रहा हूं बेटा, है ना? और जीसी, गवर्नमेंट कंपनी। बट सर पैसा कमा रहे हैं तो देंगे, हाँ बिल्कुल नहीं, आपके लॉजिक सही, देना पड़ेगा। उनने बोला कि साहब क्या हमसे लेते तो क्या खुद नहीं देंगे, तो ठीक है, 100% बात सही, लेकिन मुझे कोई लॉजिक तो चाहिए ना, वो लॉजिक जमना चाहिए दिमाग में। सो इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, और फिर गवर्नमेंट कंपनी। एक होता है गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस। हाँ, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन मतलब क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के स्पेशल एक्ट से क्या किए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशल एक्ट से फॉर्म किए जाते हैं, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को टैक्स देना पड़ता है? एसबीआई एक स्पेशल एक्ट से बनाया गया है, आरबीआई एक स्पेशल एक्ट से बनाया गया है। हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, से भी देखो, अगर, हाँ अगर ये स्पेशल एक्ट से बनाए गए हैं, आईसीएआई, ठीक है, आईसीएआई, आईसीएसआई, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ये स्टेटोरी कॉर्पोरेशन है, स्टेटोरी कॉर्पोरेशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अगर स्टेटोरी कॉर्पोरेशन है तो टैक्स लगेगा। एसबीआई की एनुअल रिपोर्ट निकाल कर देख लेना, एसबीआई के बाद एलआईसी की एनुअल रिपोर्ट निकाल कर देख लेना, ये लोग क्या भरते हैं, टैक्स भरते हैं। सुनो, रीजन एक ही है, सेपरेट लीगल एंटिटी। रीजन एक ही है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैं एक और एक रीजन दे सकता हूँ। एक रीजन ये है, जैसे बीएसएनएल है और एयरटेल है। अब एयरटेल तो प्राइवेट कंपनी, और ये कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट। और एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी एग्जांपल है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी पे 30% से टैक्स लगता है। अगर एलआईसी से टैक्स नहीं ले तो सीधा सीधा कितना मुनाफा हो गया एलआईसी का, 30% का प्रॉफिट का बच गया। एचडीएफसी की तो कमर टूट जाएगी। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश कैसे होंगे? आप मेरी बात समझिए, तो गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है, क्लियर है कि भैया हम गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन से भी क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, गवर्नमेंट कंपनी से भी क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, क्या रेलवे डिपार्टमेंट या फिर जो भी दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं,
टेलीकॉम डिपार्टमेंट, इनको टैक्स देना पड़ता है क्या? पोस्टल डिपार्टमेंट, है ना, रेलवे डिपार्टमेंट, ध्यान से देखो, आईआरसीटीसी तो कंपनी है बेटा, नहीं सॉरी कॉर्पोरेशन, मतलब कॉर्पोरेशन है आईआरसीटीसी। अच्छा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन होते हैं ना, वैसे स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, लाइक ये एमपी टूरिज्म, है ना, है ना, एमपी टूरिज्म, ये जहां पे भी कॉर्पोरेशंस लिखा आ गया ना आपको, एक और एक है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस, या बेस्ट, मुंबई के अंदर क्या होता है, बेस्ट होता है, वो भी कॉर्पोरेशन है, इनको देना पड़ता है। अब मेरे बात आते हैं, प्राइम मिनिस्टर देंगे या नहीं देंगे? क्या, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअल है? तो देंगे, क्यों नहीं देंगे? प्राइम मिनिस्टर कमा रहे हैं तो भैया हम जैसे हम देते तो वो भी देंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप सब लोग हाँ कर रहे हो, आप गलत हो, बताऊं क्यों? देर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। याद करो बीएस का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस वाला चैप्टर, कभी पढ़ा है? फॉर्म्स वहां पर पढ़ा था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस, उसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। तो रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट पे टैक्स नहीं लगता, कहीं लिख के रख लेना यहाँ पर, डिपार्टमेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि फिर तो वो एक ही बात हो गए, रेलवे डिपार्टमेंट एंड, रेलवे डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट वो एक ही हो गए, तो फिर क्या खुद से कैसे टैक्स लेंगे, है ना, ये चीज है। इसलिए ना इतना डिटेल में हम डिस्कशन चीजें करते हैं। मैं जितना बोला 1 मिनट के अंदर सारा बोलता हूँ और फिर खत्म करता हूँ आज का, है ना। मैंने आपको स्टार्ट किया था सेक्शन नंबर 1 से, नेम रहेगा 1961, एप्लीकेबल होगा 1962, होल ऑफ इंडिया पे ऊपर एप्लीकेबल होगा, इंडिया का मतलब 25 ए के अंदर है, सेक्शन 2 25 ए के अंदर, इंडिया का मतलब लैंड मासेस ऊपर नीचे, टेरिटोरियल वाटर्स ऊपर नीचे 12 नॉटिकल माइल्स 1.852 किलोमीटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऊपर नीचे। सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग सेक्शन, पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो इनकम स्कोप में आनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं आनी चाहिए, तो असेसमेंट ईयर में टैक्स ले लेंगे एट प्रिस्क्राइब रेट। पर्सन की डेफिनेशन 2 क्लॉज 31, पर्सन की डेफिनेशन 2 क्लॉज 31, 2 क्लॉज 24 के अंदर इनकम की डेफिनेशन, देन प्रीवियस ईयर सेक्शन 3, स्कोप सेक्शन 5, है ना, फिर था आपका एग्जाम्प्ट इनकम सेक्शन 10 टू 13, 10 टू 13, और उसके बाद असेसमेंट ईयर 29 और रेट्स कहां पर है, दैट इज फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स में भी है नॉर्मल रेट्स, सॉरी स्पेशल रेट्स, और वहां पर कौन से रेट्स है, नॉर्मल रेट फाइनेंस एक्ट के अंदर। पर्सन 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 2 क्लॉज 31, पर्सन की डेफिनेशन एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है? इंक्लूसिव है, पर्सन इंक्लूड्स कौन कौन से, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं, एओपी, बीओआई, और फिर था लोकल अथॉरिटी, पंचायत, कैन बोर्ड, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। कल पूरे डिटेल में छीलेंगे एक एक को। थैंक यू, हैव अ गुड डे। सी आपका डाउट सही है बेटा, मैं देखो आप सारे डाउट ले लेना, कल जब ये पर्सन की डेफिनेशन हो जाएगी अब सब पूछ लेना। एक्चुअली उनका कहना है, एक सेकंड आप सुन सकते हो तो, सॉरी आपको रोका, नहीं नहीं खड़े खड़े भी हो सकते, जाते आते सुन के जाओ। ये बोल रहे रेलवे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को तो टैक्स भरना पड़ता है, बेटा वो तो इंडिविजुअल है, वो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात चल रही थी ना। जय सिया राम। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ऑनलाइन वालों से एक बार कंफर्म करा था।